गुजारिश हाँ जी ये है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स प्लीज़ साइलेंट पे डाल लीजिए, साइलेंस मोड पे, और कोशिश कीजिएगा कि हम खामोशी रखें सेशन के दौरान, और अगर आपके कुछ सवालात होंगे तो वो हम सेशन में आखिर में लेंगे लास्ट 10 मिनट्स में। बहुत शुक्रिया। आई कैन हैंड इट ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं आप सबको इस सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि उम्मीद है पहले बताया जा चुका होगा और आपने देख भी लिया होगा कि ये उर्दू फिक्शन की दो अहम तरीन शख्सियात की याद में मुनक़िद किया जाने वाला सेशन है। दोनों ख़वातीन हैं, खालिदा हुसैन और अल्ताफ़ फ़ातिमा। खालिदा हुसैन का इंतकाल जनवरी 2019 में हुआ और अल्ताफ़ फ़ातिमा इस दुनिया से नवंबर 2018 में सता रही। दोनों को ज़माना तकरीबन एक ही था। खालिदा हुसैन 10 बरस छोटी थी अल्ताफ़ फ़ातिमा से। अल्ताफ़ फ़ातिमा 1927 में पैदा हुई और खालिदा हुसैन 1937 में। इस तरह दोनों को एक ही तरह का ज़माना मिला, लेकिन एक और फ़र्क था कि खालिदा हुसैन का ताल्लुक़ पंजाब से था, लाहौर में पैदा हुई और फिर उसके बाद कराची, फिर इस्लामाबाद, जबकि अल्ताफ़ फ़ातिमा का जो ताल्लुक़ था वो लखनऊ से था, वहाँ से आई। और उनके ख़ानदानी पस मंज़र में कई बड़ी बड़ी शख्सियात थीं, जैसे अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी से उनका ताल्लुक़ था। इसी तरह उनको नैयर मसूद और उनके वालिद मसूद हसन रिज़वी अदीब, और फिर उनके मामू उर्दू के बहुत ही मुनफरिद और मुमताज़ अफ़साना निगार सैयद रफ़ीक हुसैन थे, सगे मामू उनके थे, जिन्होंने जानवरों के हवाले से उर्दू में बहुत ही मुनफरिद और मुमताज़ अफ़साने लिखे और आज तक उनकी पैरवी करने वाला या उनकी तर्ज़ में लिखने वाला उर्दू में पैदा नहीं हुआ। तो आज हम इस सेशन में इन दोनों शख्सियात को याद करेंगे। दोनों ने अफ़साने भी लिखे और नावल भी लिखे और तराजम भी किए। ये चीज़ भी दोनों में मुश्तरक थी। अल्ताफ़ फ़ातिमा ने अलबत्ता अंग्रेज़ी के अलावा हिंदुस्तान की बाज़ ज़ुबानों से, गुजराती से, मराठी से अफ़सानों के तर्जमे किए, लेकिन खालिदा हुसैन ने ज़्यादातर मगरबी अदब के और अंग्रेज़ी की वसात से तर्जमे किए अफ़सानों के। उनके बारे में मैं ज़्यादा बात करने से पहले, आज के हमारे सेशन इस पैनल में बहुत ही उर्दू अदब की मुमताज़ शख्सियात हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। किश्वर नई साहब हैं, असगरदीन सैयद साहब हैं, हमीद शाह साहब हैं, यास्मीन हमीद साहब हैं। तो मैं पहले कोशिश चाहूँगा कि कुछ दो शख्सियात दोनों के बारे में बात करें, फिर हम अलग अलग उनके बारे में बात करें। तो किश्वर साहब आपसे लूब अलग है और दोनों का माहौल अलग है। जी, आपसे आगाज़ करते हैं। आप दोनों के बारे में कुछ चंद बातें कह दें, फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया। अच्छा, अल्ताफ़ फ़ातिमा तो लाहौर में पढ़ी और उसके बाद इस्लामिया कॉलेज में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और हम लोग उस वक्त यूनिवर्सिटी में थे और उस वक्त ये हॉस्टल में ही रहा करती थी। उसके बाद ये अपनी बहन के घर जहाँ उनका इंतकाल हो गया, वहाँ उसमें लॉरेंस रोड पर चली गई थी। अल्ताफ़ फ़ातिमा के अंदर एक दरवेशी थी, हमेशा से चप्पल कपड़ों के साथ की है कि नहीं, ये तो बहुत ही पुराना बात का आइडिया है। दुपट्टा शलवार कमीज़ एक जैसे हैं, ये भी कभी नहीं सोचा था उसने। अलबत्ता बस एक चीज़ उसे पता था, उसे ये पता था कि मुझे आके पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ाना है। उसमें वो उस्ताद वाला लहजा नहीं था। लड़कियों को वो शेर बोल के, मुहावरे बोल के, अफसानों के नाम बोल के उकसाती थी कि चलो इस पे बोलो, इस पे बोलना शुरू करो। ये बिल्कुल उस तरह से था जैसे हमें मिसेस सिराजुद्दीन लाहौर कॉलेज में जब थी तो हम उनके कमरे में बैठ के इसलिए जाते थे कि बहुत सी नावल पे इकट्ठी बात करना शुरू करती थी। इस तरह अल्ताफ़ फ़ातिमा उर्दू अदब की पूरी रिवायत को साथ में लेके बोलती थी। फिर अल्ताफ़ फ़ातिमा की एक और बात जो बहुत ही अच्छी थी वो ये थी कि जब उनका नावल दस्तक न दो ड्रामाटाइज हुआ, फिरोज़ से छापा था पहला नावल उनका, उसके एकदम 4-5 एडिशन आ गए। अल्ताफ़ बड़ी परेशान हुई, कहने लगी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों भाई तुम्हारा नावल छपा है और वो आजकल पॉपुलर हो रहा है, सीरियलाइज हो रहा है, तो उसके नावल कहते मुझे तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं था, मैंने तो फिरोज़ से किताब छपवा ली थी, तो ये तो अब बार बार मुझे लग रहा है जैसे मेरी किताब दोबारा पढ़ी जा रही है। लेकिन उसके बाद फिर यही हुआ कि जब और दूसरे नावल आने शुरू हुए और जो अफसाने लिखने शुरू किए, उसमें एक दो बड़ी नाजुक और बड़ी मज़े की बातें हैं कि
एक दफ़ा उसने कहा कि मैं फूलों की किस्मों के ऊपर कहानी लिखना चाहती हूँ। तो मैं जा रही हूँ लॉरेंस गार्डन में, जो बागबान है उसके पास, पूछने को कौन से मौसम में कौन से फूल खिलते हैं, और फिर उसके मुताबिक मैं कहानी बनाऊंगी। इस तरह 2-3 कहानियों का पस मंज़र मुझे पता है कि वो उस इलाके में गई है, उस मोहल्ले में गई है, उस तरीक़े की गई है, लोगों से मिली है, और फिर उससे कहानियाँ बनाई। आगे आप लोग चलिए। अब मैं असकर बिन सैयद साहब से दरख्वास्त करता हूं। मैं यही कहूँगा कि अल्ताफ़ फातिमा की बात शुरू हुई है तो उस पर ज़रा बात हो जाए। अल्ताफ़ फातिमा लाहौर में लॉरेंस गार्डन के पीछे वहाँ शुरू में रहती थी, बाद में हबीबुल्लाह रोड पे आ गई जहाँ माह नौ का दफ्तर था। लॉरेंस रोड की बात करो, उसी की बात करो। तो वहाँ रहती थी, मैं वहाँ ज़्यादातर उनके यहाँ जाता था, और तख्त वो बिछा होता था, वो पूरा लखनऊ का सारा माहौल और सारा। अच्छा, उनको दावतें करने का बहुत शौक़ था। एक ज़माना था कि लाहौर में जैसे किश्वर के घर बहुत दावतें होती थीं, इसी तरह 3 ख़वातीन थीं, मैमूना अंसारी, निशात फातिमा और अल्ताफ़ फातिमा। इनकी देखा देखी फिर, क्योंकि इनको ज़ौक़ था खाना बनाने का और फिर अदीबों को बुलाने का, इनकी देखा देखी जमीला हाशमी और फिर उनकी बहन सायरा हाशमी, उन्होंने दस्तरखान खोल दिए। तो ये 5 ख़वातीन बहुत आला ज़ौक़ की और अपने माहौल और अपनी तहजीब और अपना रख रखाव और अपना सारा ले के साथ चल रही थी। अल्ताफ़ फातिमा बहुत शफीक थी और मुझे कहती थी कि जब आना है तो वक्त निकाल के आना है। जब मैं टीवी पे आ गया था, टीवी ड्रामे लिखने लगा था, तो जब 90 में मैं जाने लगा लखनऊ पहली बार, तो उसमें उन्होंने कहा एक काम करो, मेरा घर है फलां जगह, वो देख के आना है और हो सके तस्वीर ले आना। मैं कहा ठीक है। अच्छा, जब लखनऊ गए तो नैयर मसूद साहब से हमारी मुलाकात हो गई, क्योंकि उन्होंने ही सारा घुमाना फिराना था। उस वक्त बहुत नैयर भाई बहुत अच्छी इसमें सेहत में थे, और चप्पल, उस वक्त भी वो चप्पल पजामा पहन के तो घूमते थे। तो कहने लगे वो तो मेरे घर के साथ है। तो वो फिर मैं गया तो उस वक्त वो हवेली, खुद उसकी अपनी हवेली जिस पे उन्होंने पूरी किताब लिखी है नैयर मसूद ने, और उसकी तस्वीर भी ऊपर टाइटल पे लगाई है बड़ी, और उसका अहवाल लिखा है। इसी तरह अल्ताफ़ फातिमा का पुराना घर और पुरानी हवेली मौजूद थी। अब जब 2015 में मैं और किश्वर गए हैं लखनऊ, तो नैयर मसूद अलील थे, हम उन्हें मिलने गए तो उन्होंने इशारों में बताया कि मेरी हवेली भी 3 हिस्सों में बट चुकी है और उसका हाल देख लो, वहाँ एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी थी। तो 90 में नहीं थी, वो तस्वीर भी हमने उनको ला के दी। तो बहरहाल कहना मैं ये चाहता हूँ कि उनके 2 काम बहुत अहम रहे अपनी ज़ात में। तो वो जो उनका एक नावल है जिस पे कम तवज्जो दी गई, वह चलता मुसाफिर। ये ढाका के पस मंज़र में, हालांकि मेरा ख्याल है कि उनका बंगाल से कभी उनका वो रिश्ता नहीं रहा, लेकिन नावल में आप देखें जो किरदार है, फिर जो चलता मुसाफिर जो बच्चा है वो किस तरीके से ट्रैवल करके वहाँ से 71 के बाद वो किस तरह निकलता है और फिर पाकिस्तान आता है, और उससे पहले उसका फैमिली किन हालात में, जब वहाँ पर ये सारा सिलसिला चल रहा था तो वो किन हालात से गुजरता है। इतना सा नावल है, मुअस्सिर है बहुत, और पॉलिटिकल थॉट जिस तरीके से। अच्छा, ये हो सकता है, मैं कोई कह नहीं रहा कि कुर्रतुल ऐन का आखिर शब के हम सफ़र शायद उसका कोई उन पे थोड़ा सा असर हो या ना हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बंगाल को जिस तरीके से इन्होंने पेश किया, दस्तक 9-2 तो एक तरह से जब आ गया टेलीविज़न पे तो वो तो, हालांकि दस्तक 9-2 में एक प्रॉब्लम रही है कि उसके जो पहले 200 सफ़े हैं वो रिश्ते और उनके किरदारों का आपस में उलझाव वो बहुत ज़्यादा है, आपस मंजर में है, और वो करते 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 फिर अचानक नावल उठता है, जब उसमें वाक़यात और जब उसमें तसादुम और जब उसमें चीज़ें आती हैं और जब उसमें कंट्रास्ट आता है, तब्दीली आती है, तो वो नावल फिर मेरे हिसाब से वो कम तवज्जो उसको मिली।
बहुत शुक्रिया। यहाँ से एक फ़र्क भी हम देख सकते हैं कि अल्ताफ़ फातिमा के फ़िक्शन और खालिदा हुसैन के फ़िक्शन में फ़र्क है। अल्ताफ़ फातिमा ज़्यादातर अपने नावलों में जो पाकिस्तान की तारीख़ है और उसमें जो उतार चढ़ाव है उसको ज़्यादा पेश करती हैं, जबकि खालिदा हुसैन उसके यहाँ ज़्यादा वजूदी और नफसियाती मसाइल हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए यास्मीन हमीद साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो खालिदा हुसैन के ख़ास तौर पर एक बंदे पे गुफ्तगू पूरी हो जाए ना, सुनने वाले भी कहें जैसे जैसे मुनासिब समझे। काम है वैसे। मेरी बारी है तो मैं खुद ही फैसला कर लेती हूँ। मुनासिब है जी, अल्ताफ़ फातिमा और मैं इन लोगों से ज़ाती तौर पे जो है, मैं अल्ताफ़ फातिमा को सिर्फ़ इतना जानती हूँ कि जब मेरी पहली किताब शाया हुई थी, ये 1988 की बात है, तो वो तशरीफ़ लाई थी और उन्होंने बानो कुद्सिया के साथ उस तकरीब की सदारत की थी। और ये मेरे लिए बड़ी उस वक्त जो है बहुत ही इज़्ज़त की और तौक़ीर की बात थी। अल्ताफ़ फातिमा को हमने पढ़ा है, और अल्ताफ़ फातिमा और खालिदा हुसैन तो बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के यानी इनके मौज़ूआत, इनका उसलूब, इनके अफ़साने, नावल, हर लिहाज से जो है ये एक दूसरे से मुख्तलिफ़ तख्लीक़कार हैं। अल्ताफ़ फातिमा, मैं ज़्यादा बात उनकी तख्लीक़ ही की कर सकती हूँ। ज़ाती जो मेरा तजुर्बा उनके साथ है या ज़ाती मुलाकातें वो इतनी नहीं हैं कि जिस तरह किशोर आबा बातें कर रही थी या और लोग उनका तजुर्बा होगा। तो अल्ताफ़ फातिमा लिखती हैं ज़्यादा जो हमारी मुंतशिर होती हुई और डिसइंटीग्रेट होती हुई अक़दार हैं, वैल्यूज़ हैं, उसका बहुत वो नौहा है उनके 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 काम में। हमें ज़्यादातर जो है इस तरह के मौज़ूआत नज़र आते हैं और वाज़े है उसमें कोई इस तरह का इबहाम नहीं है और उनका जो मौक़िफ़ है वो हमें साफ़ नज़र आता है। खालिदा हुसैन बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की लिखने वाली हैं और खालिदा उन लोगों में से हैं मेरे ख़्याल में जिनकी तख्लीक़ को उस तरह की तवज्जो शायद नहीं मिली जैसे मिलनी चाहिए। उसकी वजह ये है, ऐसा नहीं है कि हम ज़ाहिर है हम तो सब जानते हैं जो लिखने वाले हैं या जो इनका ताल्लुक़ अदब से है, लेकिन जैसे तालिब इल्म हैं, अब मेरा तजुर्बा है, इत्तेफ़ाक है, मैंने पढ़ाया हुआ है, जब हमारे पास बच्चे आते हैं, फ्रेशमैन आते हैं यूनिवर्सिटी में, उनसे पूछा जाए तो उनको बहुत से नाम मालूम होते हैं, लेकिन खालिदा हुसैन को कोई नहीं जानता। सो ये एक बड़ी ये एक तकलीफ़ दह बात है। हालांकि मेरा ख़्याल है कि वो अपनी नस्ल के लिखने वालों में बिल्कुल जिसको कहना चाहिए अव्वलीन जो है सफ़, उसमें उनका शुमार होता है। खालिदा हुसैन की जो बात जो उनके अफ़सानों की और जो मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर करती, मेरी पसंदीदा लिखने वालियों में से हैं, मैंने अपनी एक किताब भी उनसे मंसूब की हुई है। उनके मौज़ूआत और उसका ट्रीटमेंट है, वो नफ्सियाती मौज़ूआत जो है उन पे लिखती हैं और ज़िंदगी की बहुत मामूली छोटी छोटी हकीकतें जिन पर किसी की तवज्जो नहीं जाती, मसलन एक मक्खी का मर जाना, उनके हाथ से एक मक्खी का मर जाना, इस पर पूरा अफसाना लिखेंगी और वो ऐसा अफसाना होगा कि आखिर में आखिरी लाइन तक आते आते आप पढ़ने वाला जो है ना वो बिल्कुल उसके अंदर गायब हो जाता है। सो इस तरह की छोटी छोटी बातें जो गैर अहम हमें नज़र आती हैं या हमारी तवज्जो किसी की भी तवज्जो उन पर नहीं जाती, वो उनके बारे में लिखती हैं। और उनका जो मसला है वो ख़ुद कहती हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि मेरा जो मसला है वो वजूद है, मुझे ये फ़ैसिनेट करता है, मैं जब महसूस करती हूँ अपने आप को तब मैं लिखती हूँ। सो वजूद से मुराद वजूद एक नहीं, वजूद आपका दाखिली वजूद। और फिर वो ये करती हैं कि उनकी जो दाखिली दुनिया है, जो इंसान के अंदर एक पूरी कायनात होती है, एक जगह वो लिखती हैं कि मेरे साथ जो शख्स इस वक्त लेटा हुआ है या मेरे साथ बैठा है,
उसको नहीं मालूम कि मैं क्या ख्वाब देख रही हूँ, हालांकि हम बिल्कुल एक साथ हैं, और मुझे नहीं मालूम कि वो ये जो वजूद है, इसकी मिस्ट्री जो है, इसको वो तलाश करती हैं। और वो ये करती हैं कि जो इंसान के अंदर की कायनात है, उसकी दुनिया है, उसका बाहर की जो कायनात है, जो खारजी तो हकीकी है ना, अब हम सब बैठे हैं, हम देख रहे हैं एक दूसरे को, दिस इज़ रियल, ये हमें नज़र, अंदर जो चीज़ है वो किसी को नज़र नहीं आती। सो वो इन दोनों को जो है वो कनेक्ट करती रहती हैं, जोड़ती हैं, और उनका ताल्लुक़ कायम करती रहती हैं। और उसमें जिस तरह से वो उसको बयान करती हैं, वो जो सुरियल तरीका जो है, जिस तरह इसको वराए वाक़ियत कहते हैं, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि चीज़ें बाज़ जगह वाज़े नहीं होती। सो वो अपने उसलूब में इस तरह से उसको बयान करती हैं कि वो बामानी भी लगता है और वो मिस्टीरियस भी लगता है। सो एक उसलूब है जो बहुत मुनफरद है, जो हमें यहाँ पर कहीं नहीं मिलता। और मैं जब आप खालिदा हुसैन के अफसाने पढ़ते हैं, अच्छा, फिर एक और बात जो बहुत हमें जो जानने की है, बहुत ज़्यादा किताबें उनकी नहीं हैं, लेकिन बहुत तवाना हैं किताबें। उनकी आखिरी किताब उनके इंतकाल से 1 साल पहले, बल्कि मेरे ख्याल है चंद महीने पहले, शायद 3 महीने पहले आई है। सो वो उस वक्त तक लिख रही थी, और वो उस किताब का नाम है जीने की पाबंदी। वो किताब भी आम तौर पे आखिर तक आते आते लोग थक जाते हैं, लेकिन खालिदा की जो कहानियाँ उस किताब में हैं, वो अव्वलीन जो उनके मजमूए हैं उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, लेकिन बहुत तवाना हैं और बिल्कुल ज़िंदा हैं, सांस लेती हुई कहानियाँ हैं और पढ़ने के लायक हैं। और उसमें बल्कि उनकी एक कहानी है नाम रखने वाले, वहाँ से लेके आज दादी छुट्टी पर हैं, यानी उनकी पूरी ज़िंदगी का अहाता करती हैं वो कहानियाँ। और एक उसमें अच्छा, फिर एक और बात जो अहम मुझे उनके यहाँ नज़र आती है कि फेमिनिज़म, जिसको हम ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं, मतलब बग़ैर सोचे समझे भी करते हैं, तो जो औरत का मसला है उनके यहाँ वो किसी फैशन के तौर पे नहीं आता, इट्स रियल। मतलब वो इतना रियल है कि उनको नहीं पता, वो अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं कहती या अपने आप को कुछ भी नहीं कहती। लेकिन वो जब मैं ये टुकड़ा बस पढ़ के फिर मैं आपसे मतलब इजाज़त, मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ूँ कि वो किस तरह से उसको अब बयान करती हैं, जो प्रेडिकमेंट है असल। ये लिख रही हैं, एक आधी औरत इनका अफसाना है, उससे बिल्कुल 4-5 लाइनें हैं। इस ज़माने की कसम, हाँ, ज़माने की कसम, बेशक इंसान सरी खिसारे में है, मगर सबसे ज़्यादा इंसानों में वो जिन्स जो मैं हूँ। ये उनका तजुर्बा है, ये वो फैशन के तौर पे, या वो इसलिए नहीं कह रही कि किसी और ने कहा है, ये वो वो ख़ुद कहती हैं कि मैं अपना तजुर्बा लिखती हूँ, अपनी दाखिली दुनिया को बयान करती हूँ। मगर वो जिन्स जो मैं हूँ, जिस तरह वक्त इस जिन्स को खाता है, किसी को नहीं खाता, किसी को नहीं खाता, और लम्हा लम्हा हमारे गोश्त हमारी हड्डियों से अलहदा होते जाते हैं, और चमड़े एक गिलाफ की तरह हमारे गिर्द लिपटे रहते हैं, ताकि कुछ हमारी पहचान हो सके। और इस बाहर की पहचान के अंदर क्या अंधे खला साएं साएं करते हैं। तो ये इतना रियल है तजुर्बा कि ये इसको, और ये खालिदा को जब तक पढ़ेंगे नहीं, खालिदा की बातें करने से खालिदा समझ में नहीं आती। बहुत शुक्रिया। खालिदा को पढ़ने से, उनके अफसाने पढ़ने से जो है खालिदा समझ में आएंगी। बहुत शुक्रिया। आपने खालिदा के इक़्तिबास का इख्तिताम पहचान पे किया, तो उनके पहले अफसानवी मजमूए का नाम भी पहचान था, और उनका आखिरी मजमूआ जीने की पाबंदी, मुझे याद है 2 साल पहले गालिबन इसी बोर्ड रूम में उनके उस मजमूए की तकरीब हुई थी, और उस मजमूए को इंतखाब खालिदा हुसैन, क्योंकि उनकी किताब बाद में, हाँ सॉरी तो, लेकिन वो उसमें हमीद शाह साहब भी मौजूद थे, और हमीद शाह साहब ने जो जीने की पाबंदी है उसका बहुत एक उम्दा
एक मुकदमा लिखा है और उनके जो अफसाने के मौज़ूआत हैं और उनका जो फ़न है उसका बहुत एक अच्छा जायज़ा लिया है। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, चूँकि मॉडरेटर की मुझे हदूद का नहीं पता कि सिर्फ दुआ देनी है या ख़ुद भी कुछ कहना है। तो ये सदारत चूँकि किश्वर साहिबा कर रही हैं, ये कोई ऐसा नहीं, जिस हाल में किश्वर साहिबा मौजूद हूँ वो सदर हैं, तो वो टोक सकती हैं मुझे। तो मैं सिर्फ एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा, इसमें कोई शक नहीं कि खालिदा हुसैन को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वो डिज़र्व करती हैं कि उनको सारे लोग जानें, तालिब इल्म ही नहीं, जो आम रीडर्स हैं वो भी ज़रूर जानें। और ये भी उनकी ख़ास बात थी जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि उनका मसला वजूद था। अब वजूद मसला है, तो जब वो उस वजूद का तजर्बा करती हैं तो सबसे पहले उनका सामना उससे होता है जो उनका एक सिनफी वजूद है, जो उन पर एक मसलत भी किया गया है। फिर उसके साथ रफ्ता रफ्ता वो सियासत की तरफ जाती हैं और आखिरी अफसानवी मजमू में आकर, जिनमें इब्न आदम एक अफसाना है या उसके अलावा एक दादी छुट्टी पर हैं, उसमें आपको लगता है कि पूरी जो 21वीं सदी के अंदर जो आग जल रही है वो उसमें से एक अदीब को, एक अदब कैसे उसका एक नैरेटिव, एक काउंटर नैरेटिव तैयार कर सकता है, वो उसमें नज़र आता है। एक ऐसी औरत नज़र आती है जो कभी गिव इन नहीं करती, कभी सरेंडर नहीं करती। वो औरत अपने उस वजूद के साथ जो उसको मिला है उसको कबूल भी करती है और उसको उसके ख़िलाफ़ एक जो जंग करती है। लेकिन ये बात बहुत अहम है कि वो उनका जो फेमिनिज़म है, उसको फेमिनिज़म इसलिए नहीं कहा जाता कि वो उसकी तारीफ़ पे पूरा नहीं उतरता, वो उन्होंने कहीं से हासिल नहीं किया, वो उसका उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उसका रियल एक तजर्बा है और उसको कभी उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। वो खुद अफसानों में आया, ज़वाल पसंद औरत उस अफसाने में भी, या जिसका आधी औरत, या फिर दादी छुट्टी पर है। तो मैं यहीं तक अपनी हद रखता हूँ गुफ्तगू की। फिर आगे हमीद शाहिद साहब से कहता हूँ कि वो पहले अगर चंद लफ्ज़ अल्ताफ़ फातिमा के बारे में और फिर उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं खालिदा हुसैन के बारे में, जिसको बहुत उम्दगी से यास्मीन हमीद साहबा ने। अल्ताफ़ फातिमा से मैं कभी भी नहीं मिला, उन्हें पढ़ा ज़रूर है और मैं सिर्फ उसमें एक दो बातों का इजाफा करना चाहूँगा। एक तो मुझे इंटरव्यू याद आ रहा है नईर मसूद साहब का, नहीं, एक नईर मसूद साहब ने किया है, उसमें वो जिक्र करते हैं अपने बचपन का और कहते हैं कि हमारे घर के साथ था उनका घर, और जब ये पाकिस्तान उठ के आ गए तो वहाँ उनकी जो किताबें थीं वो नीलामी पे लग गईं। हुआ ये था कि ये नईर मसूद कहते हैं कि जो किताबें मैं पढ़ना चाहता था वो वहाँ उनके कमरे में मौजूद होती थीं और वहाँ जाके मैं उनसे लेके वो पढ़ा करता था और मेरा दिल था कि ये किताबें मुझे मिल जाएं। मैंने वालिद साहब को कहा कि आप जो हैं, उनके पास तो हर तरह की किताब मौजूद थी लेकिन वो वाली किताबें उनके पास नहीं थी जो मुझे पसंद थी। तो मैंने उन्हें कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो जानने वाले हैं उनके किसी बोली में शरीक होना जो है ये मुनासिब नहीं है या इस तरह। तो वो कहते हैं कि मैं उस दीवार पे ऊपर बैठा हुआ था जो दोनों घरों के बीच में थी और बोली दी जा रही थी। वो कह रहे थे 1, 2, 3 और 4 रुपए में उन किताबों का सौदा हुआ। कहता है जो ही उन्होंने कहा जी 4 और मैं गिरा उस दीवार से और नीचे, तो जैसे भाई एक मेरी दुनिया जो है वो ख़त्म हो गई। एक तो ये वाक़या उन्होंने लिखा और मुझे वो बार बार याद आता था कि देखिए ये कैसे लोग। अच्छा, अल्ताफ़ फातिमा के अफसाने नावल पे भी बात हुई है। 2 अफसाने मेरे फौरी तौर पे जहन में आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उन पर बात हो। देखिए वो डेलिकेसी या जितनी नफासत से इश्यूज़ को कैसे उन्होंने इन 2 अफसानों में किया। मसलन एक है दर्द ला दवा। दर्द ला दवा में आप देखें कि एक कारीगर है जो कालीन बाफी का काम करने वाला है और जो उस्ताद है उसके हाथ में नक्शा है और इसकी एक आंख नहीं है और वो नक्शा जो है उसे पुश्तों से उसके पास मौजूद है और वो बोलता है खाना नंबर 1, 2, 3, फिर उसके बाद 5, 7, वो यूं बोलता है। और एक बच्चा है जो बैठा हुआ है उस कारगाह के ऊपर जो काम कर रहा है, वो उसके हिसाब से उसके अंदर वो बुनत करता जाता है और फूल बनते जाते हैं और उसी में दरख्त बन रहे हैं और उसी में शेर बन रहे हैं और उसी में सारा कुछ एक मंजर बनता जा रहा है। तो वो अब इसमें जो उनका बयानिया है वो इतना पुरलुत्फ होता है। वो बीच बीच में कहते रही हैं कि ज़हन नहीं है, इसके पास उंगलियां हैं जो चलती हैं और ये कायनात बनाती हैं। अब वो जहन का और उसका मुकाबला करते करते आखिर में कहाँ आती हैं कि वो बच्चे का जो है उसका कहीं झगड़ा होता है तो वो उसकी उंगलियां जो है वो तोड़ दी जाती हैं।
अच्छा, दूसरा अफसाना जो मेरे जहन में आ रहा था वो था नंगी मुर्गियाँ। अब नंगी मुर्गियाँ जो हैं वो आप देखिए, वो एक मार्केट है, वो उस मार्केट में जाती है बच्ची, उसके पास कलम है, उसमें निब नहीं है, उसमें वो निब उसे तलाश करनी है। स्टेशनरी की दुकान तलाश कर रही है, स्टेशनरी की दुकान उसे नज़र नहीं आ रही। रास्ते में मुर्गियाँ हैं, वो जैसे उनकी खालें उतरी हुई हैं, उल्टी लटकी हुई हैं, नंगी मुर्गियाँ हैं, तो वो दूसरी सामने उसकी नज़र पड़ती है। तो जो औरतों का सामान आप देखें ना, आप मार्केट में जाती हैं तो मार्केट में 90% दुकानें जो हैं वो औरतों के लिबास की होती हैं। तो वो एक तरफ वो औरतों की तरफ देखती है, एक तरफ उन मुर्गियों की तरफ देखती है, फिर वो कलम की तरफ देखती है, और फिर वो नंगी मुर्गियों के जो मानी पहनाती हैं उस अफसाने में, मैं तो बिल्कुल सही समझिए कि मैं उसे पढ़ने के बाद हैरत ज़दा हो गया कि कितने वो नफासत से चीज़ों को वो बयान कर दी थी। अब रहेगी खालदा हुसैन। खालदा हुसैन के साथ तो हमारा बहुत वक्त गुजरा है। मैं यहाँ इस्लामाबाद में आया हूँ तो उस वक्त से उनके साथ हमारा राब्ता होगा। पढ़ना तो उनके साथ पहले से हो गया। मैंने उनकी अजियत को खुद देखा है, महसूस किया है। जो अभी बात हो रही ना कि वो जो उनके अंदर की जो औरत है, आप फेमिनिज्म कहें या नहीं कहें, लेकिन उन्होंने जिस औरत को डिस्क्राइब किया है उसे हमने देखा है, उसे महसूस किया है उनके बातों में, उनके पास बैठ के। मसलन आप देखिए, दादी जान छुट्टी पे हैं, उनकी बात हो रही है उस अफसाने की, उसमें देखिए ये उनकी ज़िंदगी का तजर्बा है। कोई नहीं कह सकता कि उनकी ज़िंदगी का तजर्बा नहीं है। वो घर पे आती हैं और कहती हैं कि अब मैं इसके बाद लिखना शुरू करूँगी, और अपने कलम साफ़ कर रही हैं और टेबल के ऊपर सजा रही हैं, और वो जनाब, तो उस वक्त देखिए उन्हें जो जुमले सुनने पड़ते हैं कि अब अल्लाह अल्लाह करें, अब इसका वक्त आ गया है, अब इसको छोड़िए, ये क्या, यानी इस तरह के जुमले, मतलब इस तरह के जुमले। और फिर बच्ची जो है वो छोटी को लेके बाहर जाती हैं जिस तरह, तो ये तो है। और दूसरा ये नाम का जो मसला, यहाँ ही बैठे हुए उन्होंने एक बड़ी बात कही थी जिसकी तरफ यास्मीन हमीद अभी बात कर रही थी, और वो बड़ी दिलचस्प बात है। उन्होंने कहा ये जो वजूद, जब हम बात करते हैं तो जैसे ये कुर्सी पे मैं बैठी हुई हूँ, तो अगर ये देखिए ये इसका बाजू है और ये इसकी सीट है और ये इसके ऊपर मैं टेक लगा के बैठी हूँ, तो ये लकड़ी है, ये सारा कुछ, अगर तो फिर कुर्सी कहाँ है? तो जो उन्हें औरत वो पूरी चाहिए थी, वो पूरी औरत अपने वजूद के साथ, औरत अपनी तख्लीकी औरत जो थी वो उन्हें दरकार थी। और वो देखिए वो अपने नावल के अंदर भी और अपने अफसानों के अंदर भी उसकी तलाश में रही हैं। मसलन नाम के रेफरेंस से जो जिसका अफसाने का आप जिक्र कर रही हैं, एक और भी अफसाना उनका नाम के हवाले से है, उसमें वो इसे खौल कहती हैं, ये नाम को कहते हैं ये खौल जो है, ये खौल जब उतर जाएगा ये, तो इसके बाद जो बाकी बचेगा वो क्या होगा? अच्छा, जो ज़्यादा खौल में से अगर आदमी निकल जाएगा तो ये खौल जो है ये बाकी क्या रह जाएगा? नाम। यानी नाम अगर एक है, आप उसका अगर वो नाम ही निकल जाता है तो आदमी का वजूद उसके बाद क्या रह जाता है? हालांकि ये बिल्कुल ज़ाहिरी बात है, उसके बाद वजूद होता है, लेकिन वो भी ज़रूरी है और उसका वजूद अपना भी ज़रूरी है। पूरी शिनाख्त औरत की जो चाहिए थी खालदा हुसैन को, मैं ये समझता हूँ कि ऐसी शायद ही इतनी जादू कलम लिखने वाली कोई हमारे सामने आई होगी। आखिरी उम्र में उन्हें बहुत दुख बर्दाश्त करने पड़े। जी प्लीज़। जी, तो अब मैं इसी सिलसिले को बढ़ाने के लिए असगरुद्दीन जी साहब, खालदा हुसैन के बारे में उनके क्लास फेलो ने नाम लिए बगैर कुछ लिखा, वो मैंने पढ़ा। जो तज्जिया मेरे नुक्ता नज़र से बनता है, ओरिएंटल कॉलेज की वो तालिब इल्म थी और खालदा असगर के नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया था, सब जानते हैं। अब उस यूनिवर्सिटी में, अब वो बेटी थी यूईटी के वाइस चांसलर की, खालदा हुसैन, और जाहिर है एक उनका एक मर्तबा मकाम। तो ओरिएंटल कॉलेज का माहौल थोड़ा सा मुख्तलिफ था कि टीचर्स लिबरल था इस तरह से, फिर स्टूडेंट्स। तो मुझे उस मजमून से महसूस हुआ कि वो अपने अंदर सिमट गई थी। उन्होंने वो बहुत रख रखाव और बहुत अपने आप को उन्होंने मुख्तलिफ अपना प्रोफाइल वहाँ पे बनाया, और उसी ज़माने में फ़नून में उनके अफसाने छपने शुरू हुए।
मेरे एक उस्ताद ने सबसे पहले, नज़ीर अहमद ने उन पे मजमून लिखा, खालिदा असगर के अफसाने, वो पहला मजमून है उनके ऊपर। और उन्होंने मैं उस वक्त तालिब इल्म था जब वो मजमून आया है, तो बल्कि मुझे इतना पता भी नहीं था कि ये क्या बातें उसके अंदर हैं। खैर, तो एक तो ये, फिर उन्होंने देखे ये आपने जो बातें की है ना, उसके हिसाब से जो मुझे फील हुआ कि उन्होंने 15 साल नहीं लिखा, या गालिबन 12 साल नहीं लिखा, 12 साल नहीं लिखा। अच्छा, फिर वो सोशल नहीं थी, तो उनकी एक ज़िंदगी का एक अपना मखसूस मिजाज, यकीनन उनकी तहरीरों में जो बात आपने भी की में मौजूद है, जिसमें अपनी दाखिलियत, वजूदियत और अपने से मुकालमा और अपने से बातें, ये एक सिलसिला है। सुहेल अहमद खान ने एक बात लिखी है, आप उसे इत्तफाक करें नहीं करें, कि जिस तरह काफका ने इंतज़ार हुसैन को मुतासिर किया या इंस्पायर किया, इसी तरह इंतज़ार हुसैन ने खालिदा हुसैन को इंस्पायर किया। और उसकी उन्होंने खैर दलीलें भी दी हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन दो अफसाने ऐसे हैं, जैसे सवारी के अंदर जो एक मशकूक सूरत हाल है, आप उसको पढ़ते जाएं, आपको इंतज़ार हुसैन के 2-3 अफसाने फौरन ज़हन। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई खुदा ना खास्ता कोई कॉपी होती है, नहीं, एक रिवायत होती है। एक रिवायत के अंदर खुद को दरियाफ्त करना होता है, तो कोई ना कोई वसीला होता है। तो ये इस रंग से निकली भी वो, लेकिन उनके मकड़ी एक अफसाना इसी तरह से है। हजार पाया बहुत बड़ा अफसाना है मेरे हिसाब से। वो इतनी बड़ी तमसील है, ये इतना बड़ा इस्तारा है कि एक आदमी अपने अंदर महसूस कर रहा है कि उसके अंदर एक हजार पाया पल रहा है और वो उसकी परवरिश किए जा रहा है कि एक दिन वो किस तरह से शाखें निकालेगा और उसके बदन से निकल जाएगा। अब ये इस्तारा हमारे दौर का है, हमारे समाज का है कि हमारे समाज को किस हजार पाए ने लपेट में ले रखा है और हम उसको खुद ही पाल रहे हैं। और वो रोग सारे जो सोसाइटी के हैं हमें मालूम है और हम पालते चले जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी अलामत बन के वो अफसाना आता है। और भी उसके अफसाने, उनमें मुकालमा चलता है, खुद कलामी चलती है, एक माहौल चलता है, पुरस्रार भी है, कहीं वो खुल भी जाता है, कहीं वो कोई और रुख अख्तियार कर लेता है। यानी अपने अफसाने के अंदर भी वो कई चीज़ों को मरहलावार दरियाफ्त करती हैं। ये एक बड़ा मुश्किल अमल है कि मरहलावार चीज़ें बदलती हुई अफसाने में एक मीनिंग बनाती हुई चली जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खालिदा हुसैन को मैं नहीं समझता कि नहीं समझा गया, या मैं नहीं समझता कि उनको उनका मकाम नहीं, वो खुद उसमें आने को तैयार नहीं थी, यानी किसी सोशल लाइफ में या किसी भी उसमें उसकी कोई वजह होगी। बहरहाल चिड़िया को उड़ने से रोकने के लिए पिंजरा चाहिए होता है, और वो पिंजरा उनके घर में पहले मैका था और फिर उनका अपना घर था। और ये पिंजरा उनके लिए बार बार उन्हें बताया जाता था कि तुम फलां की बीवी हो और फलां की बेटी हो, और तुम जो जिस पे फख्र करती हो ये कोई काम की बात नहीं है, और ये ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है। और मैं इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ हमारी बहुत सी बच्चियाँ बैठी हैं, उनको पता चल जाए कि शादी के 12 साल बाद तक उसे नहीं लिखा। उसको मैंने तलाश किया, मैं माह-ए-नौ में एडिटर हुई थी, तलाश किया, बड़ी मुश्किल से उसका पता मिला। तो मिला तो फिर उससे मैंने रब्ता किया और उससे मैंने कहा कि तुम लिखना शुरू करो और तुम लिखो और कहानियाँ याद कराई। और फिर ये भी बताया कि इंडिया से तुम्हारी कहानियों का मजमुआ छप गया है, जबकि पाकिस्तान में अभी नहीं छपा था और लोगों को नहीं मालूम था कि खालिदा असगर से खालिदा हुसैन होने वाली खातून वही है जिसकी ये कहानियाँ हैं। उसने कहानी लिखी, ये बात बताने की सिर्फ इसलिए कि लड़कियों को ये पता हो कि ज़िंदगी क्या दिखाती है। मेरे पास ख़त आया, एक ख़त के अंदर एक और ख़त, और वो मैंने खोला तो पहला ख़त उनके शौहर का था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं खालिदा की कहानी आपको भेज रहा हूँ, आइंदा आप मेरी मार्फत ख़त व किताबत करेंगी। हालांकि किश्वर नहीद थी, कोई मर्द भी नहीं था।
लेकिन वो क्या मर्द था जिसने ये बात कही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, मेरा ख्याल जिस है सवारी को आप तलाश कर रहे हैं, जिस हजार पाया को आप तलाश कर रहे हैं, वो उसके अंदर पलते रहे, कभी उसके पलंग के ऊपर और कभी उसके पलंग के नीचे, क्योंकि वो दीवारों को देखती थी और दीवारों से बातें करती थी और दीवारों की वो कहानी लिख लिख के जो कुछ पढ़ती जाती थी उसको डिस्कस करती जाती थी और फिर पूछती जाती थी। मसलन आप उसका नॉवल ले लीजिए, वो नॉवल जो है उसने कुछ 10 दफ़ा तो फहमीदा रियाज से डिस्कस किया और कुछ 100 दफ़ा उसने शबनम से डिस्कस किया और मुझसे नहीं किया। तो फहमीदा ने पूछा कि किशोर से क्यों नहीं डिस्कस करती? कहती उसे बहुत पता है, मैं नहीं जानना चाहती हूँ सब कुछ जो उसे पता है, मैं उतना ही जानना चाहती हूँ जितना मैं लिख सकती हूँ। और फिर जब उसने आखिर किया तो मैंने कहा मुझे तुम्हारा आखिर इस नावल का पसंद नहीं आया। तो कहने लगी कि मेरे जहन में बस इतना ही जिंदा था वो किरदार, उनको मैंने लिख दिया। और बहुत से किरदारों को मैं लिखते लिखते इसलिए मार देती हूँ कि मेरा उसके बारे में ज़्यादा लिखने को जी चाहता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं वो लिख सकूँगी कि नहीं। तो उसके अंदर एक जो अपने आप को विड्रॉ करने का एलिमेंट बना दिया गया था नहीं, बना दिया गया था, उसने उसमें से अफसाने की एक नई दुनिया दरियाफ्त की। वो दुनिया के जिसके लिए जब हिंदुस्तान जाती थी मैं, तो हर एक पूछता था खालिदा हुसैन कैसी है? न किसी ने कभी शक्ल देखी थी, न कोई इंटरव्यू पढ़ा था, न कोई और बात हुई थी। उसकी कहानियाँ जो थी वो हर मोहल्ले गली हर निसाब में मौजूद थी। एक छोटी सी बात इसी से जुड़ी हुई है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जब था तो हमारी ख्वाहिश हुई कि हम उनके साथ एक तकरीब करें। मैंने किश्वर से ही नंबर लिया, मैंने फ़ोन किया और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का सारा बताया और जानती थी ज़ाहिर ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ी थी। तो उनका जो फौरी जवाब था, आपको नहीं पता, मैं तो कहीं नहीं जाती। मैंने कहा इसीलिए मैंने फ़ोन किया है कि आप आएँ, आप देखें, आपके चाहने वाले, आपके पढ़ने वाले मौजूद हैं, वो सवाल करना चाहते हैं और ये हक है उनका जो आपका रीडर है कि आप उनके अंदर जो सवाल पैदा हुए हैं आप उनको सुने। तो उन्होंने कहा नहीं जी सॉरी जी, मैं तो नहीं आती। अच्छा, ये उनका हक था, ठीक है, कोई कहीं आता है कोई नहीं आता ये, लेकिन इससे समझने का मौका ज़रूर मिलता है कि एक शख्सियत को और एक आर्टिस्ट को का अपना एक एनवायरनमेंट होता है, उसका एक ऑरा होता है, उसके अंदर वो रहना पसंद करता है। हो सकता है उसे खुद ही पसंद हो ये स्टाइल में, हमें क्या हक पहुंचता है कि हम ये कहें कि जी वो क्यों ऐसा था, क्या ठीक है, नफ्सियाती तहलील आप करना चाहें तो करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एट डिस्टेंस जो उन्होंने तय किया था ओरिएंटल कॉलेज में, वही डिस्टेंस सारी ज़िंदगी रहा। अच्छा, हम एक बात, अल्ताफ फातिमा को हम फिर भूल गए शुरू में बात करके जी। अल्ताफ फातिमा का मसला ये था कि उसको देखिए ज़िंदगी को सामने रखना चाहिए। अब हमारे दरमियान नहीं है ना, तो इसलिए वो सारी ज़िंदगी सामने देखिए। उसकी उम्र थी शादी करने की, वो चाहती थी शादी करना, लेकिन उसकी बहन मर गई और उसके छोटे छोटे बच्चे थे। तो उसके बहनोई ने बहुत कोशिश की कि उससे वो शादी कर ले, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी मर्जी, शादी करनी थी तो अपनी मर्जी से, अब मैं इनसे नहीं शादी करूँगी। बच्चे उसने पाले, उसी घर में रही, सब कुछ हुआ, लेकिन उसने शादी के लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। चलता मुसाफिर हो, चाहे कहानियाँ दूसरी हों, बच्चों की भी कहानियाँ जो उसने लिखी उसमें भी इन बातों को सामने लाती है। और फिर एक और मौजू जो हमने भी छोड़ दिया है, वर्किंग वुमेन में पे जो असर पड़ता है और उसे क्या जिम्मेदारी होती है और उसकी कितनी नफ्सियाती मजबूरियाँ हो जाती हैं जहाँ वो खुल नहीं सकती, उन बातों को अल्ताफ फातिमा ने अपनी कहानियों में बयान किया। बहुत शुक्रिया। यास्मीन हमीद साहबा से गुजारिश है कि वो खालिदा हुसैन का और दोनों अफसाना निगारों और बल्कि नावल निगारों, फिक्शन निगारों का यह हक है कि उनका फ़न की उन पर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। और ख़ास तौर पर खालिदा हुसैन का फ़न इतना ज़्यादा मल्टी लेयर्ड है, और किस तरह, मैं इसमें तो ये एक सवाल का ज़रूर मैं आपसे जवाब चाहूँगा कि किस तरह एक औरत अपने जो निजी तजर्बा है
उसको एक खालिस लिटरेरी एक्सपीरियंस में तब्दील करती है और वो निजी तजर्बा बिलाखिर पॉलिटिकल भी बनता है। तो ये जो सफ़र है पर्सनल से पॉलिटिकल की तरफ, और उसमें कई लेयर्स आती हैं, लेकिन जो आर्ट की कुर्बानी है वो कहीं नहीं देती और अपनी शख्सियत को भी इतना ज़्यादा ज़ाहिर नहीं होने देती, तजर्बा वो पीछे काम कर रहा होता है। तो इस हवाले से आप कुछ नाम और चीज़ों के हवाले से आपने बड़ा अच्छा कहा, वो छोटी छोटी चीज़ों पे कहानियाँ लिखती हैं। छोटी चीज़ पर एक बड़ी कहानी लिखना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक आर्ट है। एक मामूली चीज़ को गैर मामूली चीज़ में मुनकलिब कर देना, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आर्ट इससे हैरत भी जन्म लेती है। और इसका मतलब नहीं है कि वो चीज़ों से उन्हें लोग एहसास दिलाते थे कि आप चीज़ों पे कहानी लिखते हैं तो पॉलिटिकल मौज़ूआत पे नहीं लिखते, जिसमें वो जिस अफसाने का आपने जिक्र किया ज़वाल पसंद औरत, जिसमें वो मक्खी मारी जाती है और आखिर में वही है कि शहर के उस आदमी ने फतवा दिया कि ये औरत ये तो सियासत पे नहीं लिखती, इन मौज़ूआत पे नहीं लिखती, तो मक्खी को भी वो एक पूरा मेटाफर बना देती है। तो और फिर मैं ये भी गुजारिश, आपने एक नज़्म भी लिखी है, आखिर में वो नसरी नज़्म भी सुनाइएगा जो आपने इंस्पायर हो। जी बहुत शुक्रिया। ये इस सिलसिले में थोड़ी सी बात मैं कर चुकी हूँ। एक बात अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। एक मरतबा पहले भी असगर नदीम सैयद साहब ने अभी सुहेल अहमद ख़ान जो हैं उनका हवाला दिया कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे काफ़का जो है उससे इंतज़ार हुसैन मुतासिर थे, तो खालिदा हुसैन जो हैं वो इंतज़ार हुसैन साहब से मुतासिर थी। तो ज़ाहिर है मतलब ज़रूरी नहीं हर आदमी इस बात से इत्तेफाक करे, और मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कुछ इस सिलसिले में कि मतलब जितना भी मैंने पढ़ा है इंतज़ार साहब को भी और खालिदा हुसैन को भी, खालिदा हुसैन का जो बेसिक रॉ मटेरियल है उसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इंतज़ार साहब के रॉ मटेरियल से, बिल्कुल ही नहीं है कोई ताल्लुक़। तो ये बात ठीक है, मतलब ये अगर कही गई है तो इसको किसी को मज़ीद उस पर तहक़ीक़ करनी चाहिए या देखना चाहिए और उस पर बात भी होनी चाहिए। काफ़का अलबत्ता जो काफ़का है, काफ़का का पूरा मिजाज सुरियल है। ख़ास तौर पे जो छोटे अफसाने हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा सुरियल हैं, और इंतज़ार साहब के यहाँ सुरियलिज़म कहीं भी नहीं है, किसी जगह पर भी नहीं है, और जो अलामत है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। और खालिदा हुसैन ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि मैं तो अलामत को इस्तेमाल नहीं करती, 2 अफसाने हैं जो मैंने लिखे और वो मैंने शऊरी तौर पे लिखे, और वो यही अफसाने जिनका ज़िक्र हुआ है, एक सवारी और एक सवारी वो अफसाना है जो खालिदा हुसैन ने सबसे पहले हल्का अरबाब ज़ौक़ में पढ़ा था, जिसे ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है, वहाँ मैंने देखा। तो उन्होंने ये लिखा है कि 1000 पाया, और ये बहुत उम्दा अफसाने हैं कि अलामत अगर आप तलाश कर सकते हैं तो इन 2 अफसानों में। जो इंतज़ार साहब के वो ख़ास किस्म के अफसाने हैं, वो उनको आप अगर अलग कर दें और अव्वल जो ज़माने के उनके यहाँ तबहुम परस्ती है, वो एक फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नफ्सियात के बुनियाद पर सुरियल फ़ज़ा कहीं किसी अफसाने में भी नहीं वो पैदा करते। यहाँ पर एक बिल्कुल बुनियादी फ़र्क है खालिदा हुसैन में और उनके अफसाने में, उनके उसलूब में और इंतज़ार साहब के उसलूब में। ये बात मेरा ख्याल था, ठीक है ज़रूरी नहीं है हर आदमी इत्तेफाक करे इससे, लेकिन ये मेरा अपना ख्याल है। ये मैं बात ज़रूर करना चाहती हूँ। ये दिबाचे में है जो आसिफ फर्रुखी ने किताब लिखी है, उसके दिबाचे में इस पे काफ़ी देर उन्होंने लिखा है। अच्छा, वो इंतज़ार हुसैन के बारे में भी और इनके बारे में भी, और उसमें बुनियादी बात जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया, सही या गलत, ये तो वो है ट्रीटमेंट, बाज़ अफसानों का ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट में वो किस तरह एक असर लेती हैं। कहीं मतलब जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेती। मैं ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल नहीं लेती, क्योंकि उनके यहाँ देखिए फ़ज़ा ही सुरियल, इतना अफसाना उनका जो है खालिदा हुसैन का इस तरह का है, और इंतज़ार साहब मुकम्मल बात करते हैं। इंतज़ार साहब के यहाँ कोई एम्बिग्विटी नहीं है, किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं है। एनीवे हम लोग बहस नहीं करते, चलिए। लेकिन ये ज़रूरी है बहस में, तो ये ज़्यादा अच्छी बहस है कि इस तरह ज़्यादा समझने में मदद मिलती है। यास्मीन वो शुरू में भी कहती थी कि
मुझे पसंद है, काफका और कामियो दोनों के बारे में उसे बहुत पसंद थे, बल्कि उसके ऊपर एतराज़ लोगों ने ये किया कि उस लहजे में लिखती है, तो फिर उसने गुरेज करना शुरू किया कि मैं उनको अब नहीं पढ़ूंगी। खालदा ने एक इंटरव्यू दिया है अभी 2-3 साल पहले, उसमें उन्होंने कहा कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने इन लोगों को नहीं पढ़ा हुआ था। ये खालदा के अपने अल्फाज हैं, लेकिन मुझे लोगों ने कहा कि आप काफका की तरह और इनकी तरह, कामियों की तरह, इनकी तरह लिखती हैं, तो फिर मैंने उन्हें पढ़ा। और जब मैंने उन्हें पढ़ा तो फिर मुझे लगा कि हाँ शायद मैं इस तरह लिखती हूँ। सो मतलब दिस इज, ये उलट बात। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई आदमी किसी से अगर इंस्पायर होता है तो उसकी तरह लिखे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। खालदा हुसैन के यहाँ बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो इंतज़ार साहब से एक सिमिलैरिटी मिलती है, और उसकी वजह यह कि दोनों का ज़माना तकरीबन एक जैसा। तो इंतज़ार साहब भी तो उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। अच्छा क्यों नहीं हो सकते? नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ बहुत से लोग हैं जो बाद में खालदा हुसैन से इंस्पायर हुए, उनमें तखसीस नहीं है मर्द और औरत की, लेकिन एक बात ज़रूर है कि खालदा हुसैन के यहाँ जो वजूदी रवैया था, जो कामियों के यहाँ वो आया था। ये बहुत वो, और उसकी वजह क्या थी, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ उसलूब में जो सुरियल अनासर हैं उनसे आए। ख़ास तौर पर जो मॉडर्न एज की एक ज़वाल पसंदी है, वो मौजू इंतज़ार हुसैन, काफका, कामियों और खालदा हुसैन में मुश्तरक है कि अब फिक्शन में जो चीज़ें पेश करते हैं उनको ग्लोरीफाई नहीं कर सकते जिस तरह रियलिज्म में कर सकते थे। तो जो जिस तरह इंसान उस मर्तबे से नीचे गिरा है और एक डार्कनेस है, जो डार्कनेस है ना, ये सब में मुश्तरक है। जी जी हाँ जी। तो ये नज़्म आपको? जी जी बिल्कुल। आप हाँ तुमने लिखी? जी। ये एक नज़्म है जी, खालदा हुसैन की नज़र है। खालदा को पढ़ने के बाद मैंने कुछ अफसाने खालदा के पढ़े, तो जब आप खालदा को बहुत ज़्यादा पढ़ें आप एक ख़ास कैफियत में चले जाते हैं। सो पता नहीं आप लोगों को कैसी लगेगी, बहरहाल ये मेरा तजुर्बा है। ये मैं नसरी नज़्म है। पैवंदकारी कौन करता है, वजूद की किसी तह में कोई महसूस शय मर क्यों जाती है। वजूद की किसी तह में कोई महसूस शय मर क्यों जाती है, उसने सोचा। उसे हैरत हुई कि उसका हाथ, उसकी उंगलियां हरकत कर रही हैं। वो सुर्ख फर्श को देख रही है। फर्श पर कतरा कतरा गिरते पानी की आवाज़ मुसलसल आ रही है। उसकी ज़बान पर गोली का जायका बाकी है। उसे हैरत हुई कि घड़ी की सुइयां एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो गई हैं। उसे बेशिकन लिबास पहनने की तरगीब हो रही है। शाम से पहले उसे एक ज़रूरी काम की तकमील में शामिल होने की दरख्वास्त की गई है। उसे हैरत हुई कि उसके आज़ा वो सब अहकामात बजा ला रहे हैं जो उसके वजूद की तस्दीक या तरदीद से मावरा हैं। एक खला है गोया जिसमें तैरते हुए एक शय दूसरी शय से गैर इरादी तौर पर टकरा गई है। उसे हैरत हुई कि जो सिलसिला गैर इरादी तौर पर चल निकला था वो खुद एक लाजमी उज़्व जिस्म की तरह उसके साथ पैवंद हो गई है। उसने सोचा कि पैवंदकारी कौन करता है। उसने सोचा कि पैवंदकारी कौन करता है, और फिर उसे हैरत हुई जब किसी महसूस शय के मर जाने के बावजूद उसकी बात मुकम्मल हो गई। बहुत शुक्रिया। अब हमारा सेशन इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, उसके बाद सवाल और जवाब का सेशन होगा। तो मैं आखिर में इस हमीद शाहिद साहब से गुजारिश करता हूँ, तो ख़ास तौर पर खालदा हुसैन की जो आखिरी किताब है जीने की पाबंदी, इसमें उनका जो उसलूब है वो ख़ास तौर पर तब्दील होता है। हमारे बहुत से फिक्शन लिखने वाले अपने आप को तब्दील नहीं करते, लेकिन खालदा हुसैन उनमें नहीं थी, उन्होंने अपने आप को तब्दील किया। तो पता है वो सारी कहानियाँ आखिरी में लिखी नहीं है, उनके पास कुछ लेफ्ट ओवर भी पड़ा था जी, उन्होंने वो सारी कहानियाँ जी जी उस किताब के हवाले से कुछ जरूर। हाँ, वो किताब
ऐसा था कि वो एक रोज़ हम गए, जिस तरह वो बीमार थी और डायलिसिस पे थी, आप देख रहे थे उनकी हाँ बेटा उनकी डेथ हो गई, शोहर उनकी डेथ हो गई, तो वो ज़ाहिर है घर पे थी और जिस कैफियत में होंगी आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन ये था कि उस सारे अरसे में भी जब भी हम जाते, किश्वर आपा भी गई उनके पास, यास्मीन मेरे साथ होती थी जब भी हम जाते थे। इससे पहले भी मैं तो शुरू से उनके यहाँ जा रहा था, तो जाता ये था कि जब उनके शोहर वगैरह या बेटे वगैरह ज़िंदा थे तो कई दफ़ा तो ये होता था कि मुझे किताबें बाहर से फेंकनी पड़ती थी। तो एक दफ़ा पहली दफ़ा जब मैं गया तो उन्होंने कहा जी हाँ जी क्या बात है, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी ये किताब उनके लिए लाया हूँ, तो उन्होंने कहा जी फेंक दे। और जब मैंने नीचे देखा तो सामने कुल कागज़ बिखरे हुए थे और वहाँ पर तो, लेकिन वो फिर शाम को फ़ोन कर देती थी मुझे, और फ़ोन पे वो बड़ी तफसील से फिर बात करती उस किताब के बारे में, माजरत करती हैं, सारी बात करती हैं। लेकिन ये जो बीमारी वाला अरसा है, इसमें जब हम गए तो एक दिन जब वो बैठी ही तो इन्हें कंधों से दबा रही थी, तो वो कहने लगी कि मेरे पास अफसाने हैं तो इन्हें तुम मुरतब करके तो इस पे लिख दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो फिर हमने किया, आमना बैठी हैं, आमना बीबी, उनकी मदद हमें मिली, कुछ किताबें यहाँ से, कुछ अफसाने यहाँ से मिल गए, कोई एकेडमी के पर्चों में मिल गए, कोई आसिफ के यहाँ चीज़ें मिल गई। तो ये करके तो किश्वर ने बहुत उसमें मदद की। फिर पब्लिशर से बात हो गई, सारे नाम रखने का मरला तय हो गया, तो जीने की पाबंदी, और इन्हें पसंद आया, किश्वर ने भी तजवीज़ किया और हमने ये देखा। तो ये तो हुआ उसमें। लेकिन देखिए फिर जब मैं लिखने लगा तो मैंने ये देखा कि वाकई उनके यहाँ एक इस पे बात कर रही थी वो, और बार बार पूछ रही थी कि ये जो तुमने अफसाने पढ़ लिए हैं, तुम समझते हो कि वो जो एतराज़ मुझ पे किया जाता था कि समझ नहीं आती, तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है। यानी ये शऊरी तौर पे उनके जहन में कोई बात ऐसी आ रही थी। मैं कहा नहीं, इसमें मौजूद, मसलन मेरे जहन में इब्ने आदम था। इब्ने आदम देखिए बिल्कुल मुख्तलिफ अफसाना है, और सारा आप देख लें कि बाहर का मंजर है, और वो मंजर है जिसे एक औरत कैसे तस्वर कर सकती थी। और फिर इतना जुर्रतमंदी से उन्होंने लिखा है उस पर, जिस तरह इराक के अंदर जो कुछ अमेरिकन फ़ौजी कर रहे हैं, और वो जैसे वो ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, और औरतों पे जो कुछ जुल्म हो रहा है, वो जिस तरह वो लिख रही हैं उसको, तो वो इंतहाई सफाकी से उनका कलम यहाँ पे चल रहा था। जाने शुमा वाला जो अफसाना है, आप देखिए कितना अजीबो गरीब अफसाना है। दो बच्चे हैं, वो अपनी एक दोस्त को मिलने के लिए आ रही है वापस, तो जो उसकी सहेली है वो बता रही है, एक जो है उनमें से मुजाहिद बन गया है, और दूसरा जो है वो वहीं गया हुआ है फ़ौज का ऐसा हो कि जिसने वहाँ पे जाके उसकी बेखुनी करनी है इस सारे सिलसिले की। तो जिस तरह वो लिख रही हैं, ये सारे ऐसे अफसाने हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो आज के अहद में किस तरह जी रही हैं, और किस तरह सफाकी से, इसी में वो दादी जान छुट्टी हुए हैं, इसी में ही वो अफसाना है। तो चाहे वो उनका अपने वजूद की बात हो, चाहे बाहर भी उन्होंने आप देखा है हुआ, घर के अंदर इतने तजादात थे। मसलन उसका बेटा जो था वो तबलीगी जमात का हिस्सा था, हो गया था, और उसकी बीवी भी उसी का हिस्सा थी, और 3 महीने के बच्चे को वो दोनों खालदा के पास छोड़ के और तबलीग के लिए चले गए, और वो सड़ रही है, जल रही है, अपने आप को गालियाँ दे रही है और महसूस कर रही है कि कैसी तबलीग है कि 3 महीने का बच्चा मेरी गोद में है और वो तबलीग करने के लिए चले गए। तो इस तरह उसकी ज़िंदगी में इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस थी जिसको वो अपने अंदर जज्ब करती है। ये खुशी की बात ये थी कि किताब उनकी आ गई, उनकी ज़िंदगी में आ गई। इफ्तिखार साहब बैठे हैं, किश्वर हैं, आसिफ आए हुए थे कराची से, हम सारे चले गए उनके घर में, और वहाँ जाके हमने केक काटा। वो खुश थी, मुझे बार बार कहती थी कि इस पे बात इन्हें कहें कि करें। तो फिर उन्होंने जो बात हम लोगों ने की, तो एक लिखने वाला मुतमईन इस लिहाज से गया कि उसने ज़िंदगी में जो काम किया वो लोगों तक पहुँचा। और मैं ये समझता हूँ कि इन सारी तकलीफ़ों के बावजूद सबसे बड़ी बात ये है कि वो इस ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ों भरी ज़िंदगी थी, कामयाब व कामरान जो है वो गई हैं, और हमारे लिए नमूना बन गई। बहुत शुक्रिया। अब ये आखिर में सिर्फ चंद मिनट रह गए हैं, 10 मिनट का था लेकिन 3-4 मिनट ऊपर हो गए हैं, तो अब ये हाउस ओपन है सवाल जवाब के लिए। तो
जिस पैनल के जिस सवाल करना चाहते हैं आप उनका नाम लेकर कर सकते हैं, ये जनरल उसके अलावा भी कर सकते हैं। माइक में बोलिए। हाँ जी। मेरा सवाल खालिदा हुसैन के अफसानों के हवाले से है कि हम जब उनके अफसाने पढ़ते हैं तो एक बड़ी पुरअसरारियत सी फ़िज़ा और तशकीक अबहाम किसी कैफियत का शिकार कारी हो जाता है। तो क्या ये सर मेरी समझ के मुताबिक किसी किस्म के जैसे वक्त के हवाले से वक्त की शिद्दत से आज़ाद होने की कोई ख्वाहिश तो नहीं है? अभी आप लोग बैठे हुए थे तो मेरे जहन में ये बार बार क्लिक हो रहा था, तो मैंने कहा इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं। आपने अफसाने पढ़े हैं उनके? जी जी पढ़े हैं। जी जी, तो मेरे ख्याल से कुछ तो बात हुई है। तो अगर एक अफसाना उनका दूसरा हाथ भी है, मकड़ी पे भी पहले बात हो चुकी है, तो इन हवालों से मैं अगर इनको मदद जानना चाहूँगा। हाथ नहीं, बायां हाथ, बायां हाथ है जो बहुत अच्छी अलामत के तौर पर। आप दो यास्मीन साहब, आप कुछ दो। अच्छा, मैं इस पे छोटी सी बात कि देखें, वो फिजा बनाती हैं, किरदार आता है, वो मैं जो बात आप कर रहे हैं मैं वहीं पहुंच रहा हूं। वो जो अलामत साथ लेके चल रही होती हैं वो कहीं खोल भी देती हैं। तो जब आप ज़रा एहतियात से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मीनिंग देने लगती हैं। तो सारा एक तो फिजा है, ठीक हो गया, शक वाली सही है। तो शक पूरी सोसाइटी के अंदर एक दूसरे पे शक है और उसके अंदर हम रह रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं कोई जुमला ऐसा ज़रूर होता है जो खोल देता है। जी, आपको शुक्र। जी, ये बात इन्होंने सही कही। एक छोटी सी बात मेरे जहन में ये आ रही थी, आपने यकीनन और लोगों को भी पढ़ा होगा, एक जब हम एक ख़ास किस्म के उस्लूब को पढ़ते हैं ना, पहली दफ़ा पढ़ते हैं, वो एक और बात है। जब पढ़ने वाले को तरबियत होती है पढ़ने की और वो बहुत से लोगों को पढ़ चुकता है तो उसको पर हैरत नहीं होती, या वो उसको ये जो एम्बिग्विटी है ये समझ में आती है। जो एम्बिग्विटी होती है ना, एक होती है चीज़ मुहम्मल है, उसका कोई सर पैर नहीं है। तो ये अफसाने जो हैं खालिदा के, ये तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मानवियत है भरी हुई है और उसको तलाश करना पड़ता है। और कारी को आपकी तरबियत जो है उसकी, इस शायरी में भी यही होता है कि जो आजकल जैसे शायरी है, अगर तरबियत है आपको उसके पढ़ने की तो आपको कोई फिर मुश्किल नहीं होगी, मेरा ख्याल है। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहूँगा कि हम जदीद फिक्शन को आमतौर पर जिन तवक्कुआत के तहत पढ़ते हैं वो रियलिज़म की रिवायत में लिखा हुआ एक सादा फिक्शन होता है। तो जो जदीद लिखने वाला है उसको ये देखिए कि वो खालिदा हुसैन खां इनकार करने की अलामत नहीं थी, लेकिन वो अलामत हिस्सा बनकर आती थी कि वो जितनी ज़िंदगी के पेचीदा और मुख्तलिफ मल्टी लेयर तजर्बात को पेश करती थी तो ख़ुद ब खुद ज़ुबान उस मवाद की वजह से, उस कंटेंट की वजह से तब्दील हो जाती है। कोई और सवाल? अल्ताफ़ फातिमा से वाक़फ़ियत मेरी 13 साल की उम्र से, जब उनका ओ लेवल्स में उनका अफसाना थैंकफुली जो एक मेरे ख़्याल में एक ही मेरे ख़्याल में क्लास ओ लेवल्स किस तरह गई जिनको अल्ताफ़ फातिमा का नावल मिल गया था, तो तब से थी। एंड सॉरी, ओके, So 15 while I was उनको मैंने ढूंढा somehow, 3 साल में उनको ढूंढती रही, and finally when I was 15 I finally found her house, वो जो हबीबुल्लाह वो जो जिसका जिक्र किया था, and sorry, and yeah, so she was living alone, जिस तरह उनका वो घर वो खूबसूरत बहुत करीने से रखा हुआ, और उनकी एक जिस तरह वो इनकी एक मेड थी, और उसी तरह उनकी बातें, जब उनसे मेरी फ़ोन पे बात होती थी तो उनसे इसी तरह बात होती थी कि वो ये जो ऊंचा ऊंचा बोलती थी, वो अपने अल्फाज को तोड़ तोड़ के, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि अगले बंदे को मेरी बात शायद समझ नहीं आएगी। तो या थैंक यू सो मच। या एग्जैक्टली, तब उनका आँख का मसला हुआ, तब वहाँ से मुझे पता चला था कि उनका जो है ना डाइजेस्ट में एक जगह लिखा है था कि उनकी आँख का, दैट्स वेयर I actually called the place and I told them that I'm a journalist and I took their number and I was only a 15-year-old person and they believed me. Okay.
I don't have another question. I'm really thankful that you discussed her. लो ये आप सवाल कर लें, फिर उसके बाद इकट्ठे जवाब देंगे। जी जी जी। अच्छा, मेरा ये सवाल भी है, कमेंट भी है कि जब मैं खालिदा हुसैन साहिबा से मिली तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनके साथ काफ़ी सारी गुफ्तगू की। एक तो आप लोगों ने कहा कि फ्रांस काफ्का और अल्बर्ट काम्यू से वो बहुत मुतासिर थी। वो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाली थी, वो पढ़ती थी। मार्केट में जो भी नया राइटर आता था या पुराना राइटर या जिसकी धूम मची होती थी, वो सबको पढ़ना चाहती थी। वो बड़ी हरीस थी इस मामले में। तो वो मुझसे पूछ रही कि आजकल तुर्की में कौन सा राइटर अच्छा लिखता है। तो मैंने कहा कि ओरहान पमोक को पढ़ लें आप। तो कहती है अच्छा, मैं तो यशार कमाल को जानती हूँ। मैंने कहा उसके बाद जो है वो आला पाए का अदीब वही है। तो यासरा को कहती है कि इसका नाम नोट कर लो। तो मुझे कहती है सबसे अच्छी किताब कौन सी है। मैंने कहा द म्यूज़ियम ऑफ इनोसेंस है, इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है इसका, आप वो पढ़ लीजिए। उसके बाद मैंने उनसे सवाल किया कि आपके अलामती अफसानों के बारे में बात की जाती है कि अलामत आपकी पहचान है। कहती है बिल्कुल भी नहीं है, लोग गलत कहते हैं। वो डिनाई करती रही और मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है जो उन्होंने कहा कि मैं इसको डिनाई करती हूँ। कहती मैं तो बड़ी सरेंडर करने वाली औरत हूँ, मैंने कभी मज़ाहमत नहीं की। तो उनके मेरा ख्याल है जो उनके शौहर और उनका बेटा जो तबलीगी टाइप ये था, शायद अल्लाह मियां ने जल्दी उनको बुला लिया, पता नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ मैंने। लेकिन उनको चार दीवारी के अंदर मर्द क्यों चाहता है कि औरत नाम कमाए लेकिन चार दीवारी के अंदर बाहर वो फेमस ना हो। अच्छा। तो आप लोगों ने उनकी ज़िंदगी के अंदर उनके लिए कुछ क्यों नहीं किया? अभी आप लोग एक वो कर रहे हैं, आप लोगों ने क्यों नहीं बोले? ईश्वर आपा, आपकी आवाज़ तो इतनी हवा आपने बना लिया, ठीक है, हवा। आपने उस हवा की बेटी के लिए उस वक्त आपने इस तरह से आप क्यों नहीं बोले? आप क्यों नहीं लड़ी उनके खावंद के साथ, तबलीगी बेटे के साथ क्यों नहीं लड़ी? ये माइक ऑन कर लीजिए, माइक। अच्छा, ये जो बात आपने की, जो फनकार होता है, राइटर होता है, जरूरी नहीं जो अपने बारे में बात कर रहा है आप उसे सही समझ लें। हाँ हाँ, ये भी है। तो ये बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के सेशन का इख्तिताम होता है। आप सबका बहुत शुक्रिया।